Okay, so again, good morning everyone. So today we are in the 14th lecture of electrostatics और आज हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही आगे बढ़ाने वाले हैं. ठीक है. Today's date is 24th of May. Okay, let's go ahead. तो हम लोग सबसे पहले जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है तो इसके अराउंड किसी पॉइंट पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge from infinity to that point. Per unit charge we are bringing on, यानी टेस्ट चार्ज. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज. क्लियर है. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत क्लियर बात किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. एक और हमने इसका फॉर्म पढ़ा था कि अगर इसको पोटेंशियल इक्वल्स टू कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. क्योंकि याद रखिएगा दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं. क्लियर है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. डन. दैट्स इट. बेसिकली ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है. जैसे चार्ज की वजह से हर जगह फील्ड होता है वैसे ही चार्ज की वजह से हर जगह पोटेंशियल भी अपना होता है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसका यूनिट बेसिकली यूनिट को अगर देखें जो प्रोमिनेंट यूनिट होता है दैट इज जूल पर कूलम और वोल्ट. ठीक है. थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो हम लोग आगे अगर बात करें तो हमने बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एट मान लीजिए डिस्टेंस r. तो हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था. तो हमें फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम चार्ज का साइन भी कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ चार्ज. V डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज. चार्ज के साइन पे भी डिपेंड करता है ये. अगर चार्ज मेरा पॉजिटिव होगा तो V भी मेरा पॉजिटिव होगा. अगर चार्ज मेरा नेगेटिव होगा तो V भी हमारा नेगेटिव होगा. क्लियर है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो चार्ज के साइन पे भी डिपेंड करता है. हमने ये फॉर्मूला देखा था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. लेट्स सी. देखते हैं इसका यूटिलाइजेशन कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में. गो अहेड. ट्राई वन क्वेश्चन. लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन. बड़ा सिंपल टॉपिक है ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हमें थोड़ा वेक्टर की वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली कम मेहनत वाला पार्ट है. क्वेश्चन को ठीक से पढ़े और बताएं क्या होगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. 2 पॉइंट पे पूछ रहा है.
आपके पास कुल मिला के 2 चार्ज दिए गए हैं, आपको सी और डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। आपको ए और बी पे 2 चार्जेस रखे गए हैं और आपको बताना है सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 चार्जेस की वजह से होंगे, एटलीस्ट डिस्टेंस तो लिख लें हम लोग। फोर जीरो पे है तो बी से डिस्टेंस इसका 2 मीटर का है। और ए से डिस्टेंस इसका 6 मीटर का है। इज इट क्लियर? मान लीजिए कि कोई मेरे से पूछे कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल ए चार्ज की वजह से कितना होगा। सी पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि सी पॉइंट पे सबसे पहले कितने कितने चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट सी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, मैं ए को 1 मान लेता हूं और बी को 2 मान लेता हूं, अगर तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। राघवेंद्र ने आंसर दिया है। सब लोग ट्राई करें इस तरीके से, फील्ड निकालने में और पोटेंशियल निकालने में सिर्फ एक फायदा है कि पोटेंशियल निकालने में हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सीधे सीधे जोड़ घटाव करेंगे यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, V1 ए वाले की वजह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मैं तो पूरा ही सॉल्व कर लेता हूं। Q अपॉन R, Q कितना है अपने पास, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। R कितना है अपने पास, 6। कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अगर V2 की बात करें, चेक कर लेते हैं, के के टर्म्स में भी लिख सकते हैं आनंद हम लोग, कुछ लोग के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R equals to again 9 into 10 to the power 9 into चार्ज कितना है, माइनस है इस बार, याद रखिएगा ये माइनस अपने आप हो गया, माइनस मतलब कि -4 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई आर कितना है, आर है मेरे पास 2 इंटू 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, -18 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। तो अगर कोई नेट वोल्ट वीसी एट पोटेंशियल एट सी मेरे से पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, V1 प्लस V2 कहूंगा, क्या V1 प्लस V2, तो 3 माइनस 18 कितना हो जाएगा, -15 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आनंद आपने के टर्म्स में लिखा है, ऑब्वियसली मैं इसके टर्म्स में नहीं बता रहा हूं, आप सॉल्व करके मैच कर लीजिए कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है क्या, बट होपफुली मैच कर रहा होगा। जस्ट मैच इट डाउन, ठीक है? क्या ये सबको क्लियर है? क्या सबको वीसी क्लियर है क्या? हमने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कई गुना ज्यादा आसान है। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको हर चार्जेस का फील्ड निकालने से उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बस प्लस या माइनस उसको जोड़ देना है सीधा सीधा। क्या ये सबको क्लियर है क्या? कल्याणी आपका 12 आया है, इट्स -15, आप करेक्ट करें। जिसको भी आंसर मैच नहीं किया है एक बार अपने को करेक्ट करें, देखें कहां गलती हो रही है। गेट वेरीफाइड देन विल मूव अहेड एवरीवन। कल्याण ठीक है आंसर आपका, अभी जो मुझे दिख रहा है -15 इंटू 10⁻3, मुझे पहले का आंसर दिखा था एक, वैष्णवी -15। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? पोटेंशियल निकालना फील्ड निकालने से कई गुना ज्यादा आसान होगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं डी पे। दो पार्ट अपने, दो क्वेश्चन कर लेना अपने पास काफी है। डी वाला पार्ट करते हैं, सब लोग ट्राई करें। सीधा सीधा के क्यू बाई आर, के लास्ट में सॉल्व कर लेना। चलो आप जो कर रहे हो मैं भी वही बता रहा हूं। लेट्स सी डी पॉइंट, एवरीवन ट्राई डी। जो रेड वाला मैंने लाइन बनाया है उसका डिस्टेंस मेजर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक आंसर मेरे पास आया है आनंद का, -6 इंटू 10⁻3। लेट्स सी आनंद, देखते हैं। कल्याणी का भी आ रहा है -6 इंटू 10⁻3 है। टू आंसर्स सिमिलर। दीप, राघवेंद्र, निधि, शिवम, सिद्धार्थ, अरीज, again potential at D equals to potential due to 1 plus potential due to 2। निधि सेम आंसर आपका भी आया है, होपफुली करेक्ट है। आनंद कुमार आपका भी आंसर सेम आया है, होपफुली अगर अभी तक चारों का आंसर सेम आया तो होपफुली ये करेक्ट ही होगा। अब मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ। V1 क्या हो जाएगा, K Q1 बाई R1। आदर्श क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। दूसरे की वजह से क्या होगा, K Q2 बाई R2। दिक्कत क्या है ना कि चार्ज से डी पॉइंट का डिस्टेंस ही नहीं पता है। राघवेंद्र मुझे लगता है आप 10⁻3 लिखना चाहते थे, बट 20 गलत लिखा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिएगा। तो ये अगर इसको आप गौर से देखें तो क्या ये डिस्टेंस 3 मीटर आया है क्या? √2 स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर 3 मीटर आ जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। K Q1 बाई R1, K तो रहने देते हैं ना, K रहने देते हैं, Q1 बाई R1 बोलते हैं। Q1 कितना है, 2 इंटू 10⁻6 बाई R1 कितना है, 3 माइनस Q2 कितना है, -4 इंटू 10⁻6 R2 कितना है, 3। तो कॉमन ले लूंगा। K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9 बाई 3, कॉमन ले लिया, इंटू -2 इंटू 10⁻6। ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो -6 इंटू 10⁻3 वोल्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरीज, वैष्णवी क्लियर है? क्या निकाल लोगे क्या पोटेंशियल? पोटेंशियल निकालना क्या फील्ड से ज्यादा आसान नहीं है क्या? अगर पॉइंट चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकालने को देता है एज कंपेयर टू फील्ड, देन इट इज वेरी वेरी इजी, बिकॉज के क्यू बाई आर सीधा सीधा नंबर है, स्केलर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। जितने चार्जेस की वजह से वहां का पोटेंशियल निकाल सकते हो सबको सीधा सीधा अलजेब्रिकली जोड़ देते हैं हम लोग। क्लियर है?
कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट्स नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम इन दैट, इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। विल मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे हम लोग। होपफुली सबने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने दो चीजें पढ़ी हैं अभी तक। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने देखा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और उसी रीजन में पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। दोनों का काम क्या है? उस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मेजर करना। दोनों चार्ज का काम यही है, ठीक है। एक बस स्केलर है, दूसरा क्या है? वेक्टर है। एक स्केलर फॉर्म है, दूसरा वेक्टर फॉर्म है। लेकिन हमारे लिए सवाल ये आता है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का क्या कोई रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं? तो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। दो बड़े रिलेशनशिप हैं जिसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है वो। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। E equals to माइनस dv अपॉन dr। मैं इसका मतलब समझाऊंगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, या मैं इसको कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। पर यूनिट डिस्टेंस है इसलिए इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। मैं इसका मतलब समझाऊंगा, सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट डिस्टेंस किस चीज को करते हैं तो ग्रेडियंट कहते हैं। आनंद कह रहा है मेरा वॉइस लैग कर रहा है। इज इट माय वॉइस लैगिंग? क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या? नहीं आनंद, एक बार थोड़ा नेटवर्क आपका है, एक बार उसको वेरीफाई कर लो ना, ठीक है। तो E इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डीवी अपॉन डी आर। यानी जो फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है। क्लियर है? दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं हम लोग डीवी इक्वल्स टू, या डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करें, अगर हम लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो टोटल डीवी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर याद रखिएगा। डीवी का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, या हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू माइनस, जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा। पहले दो एक्सप्रेशंस हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मेरा ये है E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, और इसी से आता है सेकेंड एक्सप्रेशन डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। जल्दी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर सकते हैं निधि, एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे हम उसकी बात कर ही नहीं रहे निधि, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशनशिप है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये दोनों तो किसी ना किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है। जल्दी कर।
मैं कुछ एग्जांपल्स इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो लिख रहे। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम यहाँ देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लेना है। हमने क्या ले लिया, एक ग्रीन कलर से जो हमने ले लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया। ठीक है, ग्रीन कलर से हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया। तो ये E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। तो अगर E इक्वल्स टू बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसके अलोंग हमारा पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्लियर कट मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता है। E इक्वल्स टू क्या है, नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर, यानी पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases along the electric field. Along the electric field, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नेगेटिव ग्रेडियंट है पर यूनिट। इसको ऐसा मानो कि E इक्वल्स टू क्या है, माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो ये पर यूनिट मीटर, पर यूनिट मीटर के हिसाब से जो मेरा फील्ड हो रहा है, जो जो मेरा पोटेंशियल हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। क्लियर, दैट्स कॉल्ड V पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग E इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, E equals to minus dV upon dr represents, लिख लीजिए, represents। पहला पहला एग्जांपल, एग्जांपल लिखिए या की पॉइंट लिख लें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी। मैं इसका तुरंत यूज दिखाऊंगा अभी आपको। क्या सबने लिख लिया है? चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि अब जो अभी हमने पढ़ा इसका क्या कंक्लूजन निकला हमारा। ठीक है, 10 सेकेंड और चाहिए। ठीक है, लिख लो जल्दी से, कोई इशू नहीं है, लिख लो।
हो गया आदर्श? अगर जो हम लोग पिछला पॉइंट बात कर रहे थे उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? तो मान लेते हैं कि मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करता हूं। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, ए है। मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है, बी है। मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास कुल मिला के 3 पॉइंट है, ठीक है, तो इन 3 पॉइंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हमारा पोटेंशियल जो होता है वो हमारा क्या करता है, हमारा पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो इतना तो क्लियर है कि पोटेंशियल एट सी जो होगा वो पोटेंशियल एट ए से कम होगा। मानते हो क्या? क्या इस बात को आप मानते हैं क्या कि जो ए पे पोटेंशियल होगा वो सी पर के पोटेंशियल से कम होगा? क्योंकि आगे बढ़ने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वर्टिकली अगर हम परपेंडिकुलर टू द, अगर हम लोग परपेंडिकुलर टू द फील्ड बढ़ते हैं, ठीक है, उस केस में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। उस केस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि पोटेंशियल ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी। क्लियर है क्या? कहां से लाया आदर्श ये पॉइंट, ई इज जीरो देन पोटेंशियल इज मैक्स? ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मत लगाओ, अभी जरूरत नहीं है, गोइंग फॉर अ वेस्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए, क्लियर है क्या? क्या सबको ये क्लियर है क्या कि कैसे, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन से समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि 4-5 पॉइंट्स फील्ड में दे दिए जाएंगे, पूछेगा कहां पोटेंशियल ज्यादा है कहां पोटेंशियल कम है, तो बड़ा क्लियर है कि फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो ए का ज्यादा होगा, सी का कम होगा। लेकिन फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम लोग बढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अगर हम लोग बढ़ेंगे, तब क्या होगा? तब हम लोग को लेना पड़ेगा ए और बी का बिल्कुल क्या लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। जल्दी से इसको आप लिख ले, फिर मैं इसको रब करूंगा। जल्दी लिख लें इसको। एक छोटा सा डायरेक्शन फील्ड बना ले, एक हम लोग एक छोटा सा हम लोग इस फील्ड लाइंस बना ले और उसमें ड्रॉ कर ले जल्दी से, देन विल मूव अहेड। वैष्णवी आपका जो पॉइंट है सर कितना कम होगा? वैष्णवी आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि कितना कम होगा। ठीक है, मैं उसकी बात करूंगा, अभी मैं बता रहा हूं कहां कम होगा और कहां ज्यादा होगा। अभी मेरा पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा और कहां पोटेंशियल कम होगा। वो बड़े आराम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि याद कि जैसे जैसे फील्ड के लॉन्ग हम आगे बढ़ेंगे हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इतना पॉइंट बताया, कितना तुरंत आएगा? हो गया सबका? लेट्स गो फॉर अनदर पार्ट, लेट्स गो फॉर डायरेक्शन पार्ट। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं यहां पे इसको फिर से मेरे पास कुल मिला के 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है और मेरे पास एक और पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, बी है। मान लीजिए कि मैं ए और बी जो है वो कुछ इस तरीके से है, 2 पॉइंट्स। और मुझे फील्ड में दोनों दोनों के बीच मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? मुझे दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आखिर क्या करें? तो हमें पता है कि याद रखिएगा, चेंज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, difference of potential is equal to minus E dot dr, minus E dot dr। क्लियर?
अब ई डॉट डी आर अगर आप कर रहे हैं, आपका फील्ड ई जो है वो यूनिफॉर्म है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ई कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि क्या है, डी आर है, ठीक है। और दोनों के बीच, डी आर का मतलब ए से बी के अलोंग के पाथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है, डी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लीजिए कि इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो आर है, और मान लीजिए कि ये फील्ड के अलोंग थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे माइनस ई को और कॉस थीटा को बाहर निकाल लूं, तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डी आर बचेगा। और डी आर का टोटल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू आर कॉस थीटा। ये मेरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं वीबी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आपको भी पता है कि फाइनल वाला कम है और इनिशियल वाला ज्यादा, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो क्या आप भी कह सकते हो क्या, बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई फील्ड, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या लिखा हमने, ई इंटू आर, आर कितना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक, इंटू कॉस थीटा। कितने लोग को ये बात समझ में आई? मैं बहुत ही फॉर्मूले पे गया हूं, अभी कोई एक्स्ट्रा दिमाग मैंने नहीं लगाया है, ठीक है, मैं बेसिक फॉर्मूले पे गया हूं। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है माइनस ई डॉट डी आर। ई तो फील्ड है सीधा सीधा, खैर इस केस में यूनिफॉर्म फील्ड है तो ई कांस्टेंट है मान लेते हैं, ठीक है। डी आर बोले तो जिधर जा रहे हैं हम लोग, और कॉस थीटा ई और डी आर के बीच का एंगल, दो दो पाथ के बीच का एंगल, तो ई और कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया। डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, आर है, ई आर कॉस थीटा। लेकिन एक बात हम लोग इंटरेस्टिंग चीज मिस कर गए हम लोग यहाँ पे, कि ये आर कॉस थीटा एक्चुअली में क्या है, आर कॉस थीटा क्या हमारा ये है क्या, क्या हमारा आर कॉस थीटा जो है वो ये है क्या, मान लेते हैं इस आर कॉस थीटा को डी कह दो, मान लेते हैं, लिख सकते हैं लोग डी जो है मेरा वो क्या है, आर कॉस थीटा है। बिल्कुल सही वैष्णवी, वैष्णवी ने कहा डिस्टेंस अलोंग द फील्ड, डिस्टेंस अलोंग द फील्ड, बिल्कुल सही बात। तो क्या ये अपना अगर सही से सोचें तो क्या ये ज्यादा आसान नहीं है क्या, बी ए माइनस बी बी इज नथिंग बट ई इंटू डी, वेयर डिस्टेंस इज अलोंग द फील्ड। क्या आपको क्लियर है, क्या क्या क्वेश्चन देख के बड़े आराम से नहीं बना सकते हम लोग क्या, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है, ई इंटू डी है, डी बोले तो डिस्टेंस अलोंग द फील्ड। बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये अगर लॉजिक पता, देखो आर कॉस थीटा करना बड़ी बात नहीं है, आदमी निकाल लेता है, वो आर कॉस थीटा फॉर्मूला याद रखता है और निकाल लेता है। देखिए लॉजिक का कोई तोड़ नहीं है, ये लॉजिक अगर आपके पास है फिर तो क्वेश्चन टच एंड गो है सारा का सारा। तो क्या आप किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या फील्ड में? इज दिस क्लियर? यूनिफॉर्म फील्ड में तो आप बड़े आराम से बिना मेहनत के निकाल सकते हो होपफुली। दिक्कत तब आए जब यूनिफॉर्म नहीं हो, तो इंटीग्रेशन करना ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या क्लियर है सबको? और यही जब हमारा डी जीरो हो जाता है, यही जब हमारा डी जीरो हो जाता है, डी जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट कुछ एक ही लाइन में आ जाता है। इस केस में हमारा वी ए माइनस बी बी क्या हो जाता है, जीरो। क्या था ना, वी ए माइनस बी बी क्या हो गया, जीरो, व्हेन डी इक्वल टू वी ए, तो वी ए माइनस बी बी जीरो, यानी वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज दिस क्लियर?
समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लॉजिक समझ में आ गया तो कुछ याद ही है ही नहीं इस टॉपिक में। लेट्स गो अहेड देन। ट्राई दिस क्वेश्चन। जो लॉजिक समझ गए वो क्वेश्चन पढ़ करके ही सीधे सीधे आंसर बता सकते हैं। यू डोंट नीड टू यूज पेन एंड पेपर। लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन भी दिख रहा है लोगों को। अरीज थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप एक बार और सोच लें। बहुत ही माइन्यूट या सिली मिस्टेक कर रहे हो अरीज। वेरी गुड अरीज, डन। ठीक है वैष्णवी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आयुषी एक्सेलेंट, वेरी गुड। समझ आ गया। तीन आंसर है अरीज, वैष्णवी और आयुषी का। नहीं कल्याणी, आनंद गलत है। सिद्धांत स्मॉल मिस्टेक, और आई वुड से सिली मिस्टेक। डन सिद्धांत। निधि गलत है। आनंद सिली मिस्टेक। Field is along positive x-axis. कोऑर्डिनेट बना दीजिए। ए पॉइंट हमारा 0,2 पे है। ए हमारा है 0,2 पे, और बी हमारा जो है वो 5,3 पे है। तो इतना तो क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए का ज्यादा होगा और बी का कम होगा। इसमें कहां दिमाग लगाना है, बी ए माइनस बी बी लिखेंगे इंटू इक्वल्स टू ई इंटू डी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अलोंग फील्ड। क्लियर है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है, दिमाग क्या लगाना है इसमें ज्यादा। अब यूनिफॉर्म अलोंग फील्ड कितना होगा देख लीजिए ना थोड़ा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है फील्ड के अलोंग। आदर्श सही था, दिव्या थोड़ा सा मिस्टेक है, शिवम मिस्टेक है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि फील्ड के अलोंग डिस्टेंस किस एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। कितना मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा क्या। तो क्या नहीं कह सकते हैं फील्ड है अपने पास 5 न्यूटन पर कूलम इंटू 5, 25 वोल्ट। वीए माइनस वीबी, हमसे वीए माइनस वीबी कहाँ पूछा है, हमसे तो वीबी माइनस वीए पूछा है। कितना हो जाएगा, -25 वोल्ट। क्या क्लियर है क्या। कल्याणी गलत है। आनंद, दिव्या, शिवम, निधि, क्या ये क्लियर हुआ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं है, समझ में आ गया, खत्म है। हो सकता है एक क्वेश्चन लगे हमें समझने में, लेकिन आगे गलत नहीं होना चाहिए। लेट्स ट्राई वन मोर। तो ये तो बनना चाहिए सबसे, तो इसमें ये तो सीखने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं प्रॉपर। ये तो
मुझे लगता है सबका आंसर जल्दी पूरा एक साथ सॉल्व करो बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। और ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के मुझे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं दिखे हैं इसमें, ठीक है। और यूनिफॉर्म फील्ड यानी समझने वाला टॉपिक है अपने पास, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का भी क्वेश्चन होगा तो हम कभी बाद में कर लेंगे, हमें कहीं मिल जाएगा तो कहीं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मिल जाएगा तो भी हम कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन के एंड में थोड़ा हिंट दे दूंगा। एक बार ना एक काम करो, पूरा ठीक से सॉल्व कर लो, और सबसे पहले तो सेंटीमीटर और मीटर को ठीक से समझो पहले। उसमें गलतियां कम से कम मीटर सेंटीमीटर में गलती तो मत करिए, यूनिट तो कन्वर्ट कीजिए सब लोग सेंटीमीटर को मीटर में। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता इस क्वेश्चन में आपको। सेकंड का आंसर आपने बोला कि -0.4 वोल्ट होगा। वैष्णवी क्यों? बीबी माइनस वीसी है, क्यों -0.4 वोल्ट होगा? बीबी माइनस वीसी का वैल्यू माइनस होगा क्या? बोलिए कहां कंफ्यूजन है? हाँ, कल्याणी ने बोला V का 0.8 वोल्ट, 5 का 0.8 वोल्ट, ठीक है। दिक्कत है क्या कहीं? किसी को भी कहीं भी दिक्कत है तो बताओ। तो ए और बी का जो हालत है वही बी और सी का भी हालत है। अच्छा, सी और ए का उल्टा कर दिया है, तो सी और ए का डिस्टेंस कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, लेकिन बी एट सी जो होगा वो कम होगा ए से, तो नेगेटिव हो चुका है, वो हो जाएगा वो। बी डी माइनस बी सी 0 होगा, एक ही लाइन में। डी है ही नहीं, डी 0 है। कल्याणी आप कह रहे हो कि वी जो होगा वो एबीसीडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ध्यान से, क्या एबीसीडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा? ए का ज्यादा होगा, देन बी का होगा, देन सी का होगा, देन डी का होगा। सी और डी इक्वल होगा एक्चुअली। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ इस क्वेश्चन में, जस्ट होप सबको क्लियर हो ये, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मीनू ने कहा थर्ड नंबर रिपीट करने को। मीनू देख लेते हैं।
मैं बोल रहा हूँ ए और सी और ए के बीच बात हो रही है। देखो इतना तो मानो, जब सी और ए के बीच में बात हो रही है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं सी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना चाहिए, मैं तो सीधा ऐसे करता हूँ, वी ए माइनस वी सी, हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू फील्ड की फील्ड कितना, 20 इंटू 0.04, कितना हो गया 0.8 वोल्ट। हमें वी ए माइनस वी सी नहीं चाहिए, हमें वी सी माइनस वी ए चाहिए। क्या सही है क्या मीनू, क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? मैं थोड़ा एक एडिशनल पॉइंट की तरफ आप लोग को लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमने जितना क्वेश्चन किया उसमें हर जगह फील्ड कांस्टेंट था, फील्ड कहीं वेरिएबल नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए कि फील्ड वेरिएबल आ जाए तो क्या करेंगे? तो फील्ड देखो, एक तो वेरिएबल सिर्फ आ जाए कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि फील्ड अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर सिर्फ है तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी एक्स कंडीशन। लेकिन मान लीजिए अगर कभी फील्ड ई जो है इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाए, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आ जाए, तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो काम किया था वो करना पड़ेगा। थोड़ा याद रखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या किया था। तो हम ये डी आर वेक्टर को ले लेते हैं, कुछ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक। ई तो अपना है ही, क्लियर है। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग, डेल्टा वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इज दिस क्लियर? हो जाएगा क्या? क्या एक्स वाई जेड तीन पार्ट में टूट जाएगा क्या? बोलिए। क्या अगर तीनों कोऑर्डिनेट में मेरा आ जाए, फील्ड हो जाए अगर, तो क्या हम इंटीग्रेट कर लेंगे क्या? ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मुझे कम दिखे हैं अभी तक, मैं इसीलिए उस पर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूं। बट क्या अगर आएगा तो हम ट्राई करेंगे, कर लेंगे ना? बोलिए, कहानी आगे बढ़ाएं। चलिए, बस याद रखेंगे इस लॉजिक को, जरूरत पड़ सकती है कभी भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब एक नए टॉपिक पे आते हैं, वो डेरिवेशन वाला पार्ट। ये जो डेरिवेशन वाले पार्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत स्पेसिफिक डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं आते और बहुत सिंपल भी होता है डेरिवेशन। फील्ड में डेरिवेशन मेन था, पोटेंशियल में डेरिवेशन कम है और बहुत ज्यादा है नहीं एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, नहीं थी 10 सेकंड और चाहिए लिखने के लिए, लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, मैं थोड़ा और उसको एक्सप्रेस कर दूंगा। चलिए लिख लीजिए, अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट में लिखा है, लिख लिया सबने? ठीक है, नए हेडिंग पे जाते हैं हम लोग, वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है चार्ज रिंग, और आपको इस टॉपिक में लगेगा कि अब पढ़ा हुआ सब काम आएगा अपने को, ठीक है, क्योंकि सब इजी देखे लगेगा आपको और पहले आपने इसे ज्यादा टफ कर चुके हैं। तो ये मेरा एक रिंग है,
चार्ज रिंग है मान लेते हैं, प्लस क्यू रिंग चार्ज का रिंग है, और रेडियस मान लेते हैं इसका आर। ठीक है, थोड़ा वहां सही नहीं है तो मैं वहां हटा करके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, रिंग है। हमने क्या लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, सब लिखवाऊंगा, एक पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, पहले डेरिवेशन पूरा समझ लेते हैं। हमने पी पॉइंट पे हम चाहते हैं कि इस रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ेगा। कर लिया, डी क्यू। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से देखते हैं कि पोटेंशियल कहां है। आपको भी पता है कि ये मान लेते हैं कि हमने एक्स डिस्टेंस पे देखा है, और यहाँ रेडियस कितना है, आर है। क्लियर है, यहाँ पे रेडियस कितना है, आर है, मान लीजिए रेडियस आर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या, बोलिए। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या ये डिस्टेंस। अगर मुझे कोई पूछेगा कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, सॉरी पोटेंशियल पूछेगा तो कितना बोलेंगे, छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर पोटेंशियल मेरे से पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 क्यू। क्यू मतलब यहाँ इसका कितना है, डी क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना होगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस का होल स्क्वायर तो होता नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए टोटल पोटेंशियल कितना होगा उसकी वजह से, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल तो डीवी का इंटीग्रेशन होगा, तो क्या होगा, सारे कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो 1/4πε0 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी क्यू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या सीधे सीधे क्यू नहीं हो जाएगा क्या, तो क्या हम टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू कह सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ है क्या, बोलो, इससे आसान कोई डेरिवेशन हो सकता है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, समझ के बताओ कि समझ में आ गया कि नहीं। लिखने का मैं अब शुरू करूंगा प्रोग्राम, बोलो कोई दिक्कत है तो पूछो। हमने बोला कि देखो सीधी सी बात है ना, उस रिंग का सारा चार्ज एक ही डिस्टेंस पे तो है, पी के, पी से पूरा का पूरा जो चार्ज घूमोगे अगर तो एक ही डिस्टेंस पे तो है। अच्छा, फील्ड में वही एक्स और वाई एक्सिस देखते थे, लेकिन पोटेंशियल में डायरेक्शन है ही नहीं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। क्लियर है, लगा दिया हमने फॉर्मूला। इज इट क्लियर, अगर थोड़ा हम आगे देखें तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं कंसिडर a charge ring of radius r and charge q. P is a point at distance x from center along its axis. Let us consider
अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। जो लिख रहा हूं ना, ये आदत बननी चाहिए कहानी पूरी की पूरी एक्सप्लेन करने की। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट p। अब इसको आपको जो लिखना है लिखिए आप। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इतनी कहानी तो बनानी पड़ेगी भाई। और जो समझा है वही लिख देना होता है। कुछ अपने से कुछ चीजें टर्म्स वर्म्स ऐड करने को कहाँ कह रहा हूं, याद करने को थोड़े कह रहा हूं। एक रिंग माना समझना ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज कहानी बन जाएगी वहां। कहीं किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अगर हम शॉर्टकट सीखें तो प्रॉपर फॉर्म में लिखना भी सीखें। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए फिजिक्स में। और सब लोग होमवर्क ट्राई कर रहे हो ना? होमवर्क आपको दिया गया है, शायद कल ही है ना होमवर्क चेकिंग का टाइम, होमवर्क का डिस्कशन। जो एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं वो फिर से अटेम्प्ट कर लें क्वेश्चंस को। नोट कर लें, देन से एटलीस्ट यस की रिटर्न। तो मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है निधि, मैं तो कह ही रहा हूं ना। ओवरऑल के क्यू बाई आर क्यों आया, इसका रीजन भी है ना कि रिंग का पूरा चार्ज पी पॉइंट पे एक ही डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन है नहीं, तो सीधा सीधा के क्यू बाई आर ही आएगा। क्यों? ओवरऑल मेरे लिए है कि आखिर मुझे डायरेक्शन तो होता नहीं है फील्ड की तरफ, तो यहाँ पे आखिर उस पी पॉइंट से सारा का सारा चार्ज एक ही डिस्टेंस पे है, तो क्यों दिमाग लगाएंगे? के क्यू बाई आर भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसके आगे एक और पॉइंट भी सब लिख रहे हो तो बस एक सेकंड रुक करके देख लो कि एट सेंटर की अगर हम बात करें, एट सेंटर की बात करें, तो सेंटर का मतलब क्या हो जाता है? एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो वहां पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, कंटिन्यू रखें। एक्स का वैल्यू 0 हो गया। ये जो आप के क्यू बाई आर कह रहे हो, राइटली सेट लिख सकते हो आप। के क्यू है, दिक्कत क्या होती है मेरे लिए ना, ये के लिखते लिखते आप किसी और के में चले जाते हो। मैं इसीलिए 1/4πε0 बोलता हूँ, आखिर में तो वो कांस्टेंट के ही है। जब अपने शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे तो थोड़ा वहां पे ये सब चीजें यूज कर लेंगे के।
लिख लिया? तो एक सवाल और भी आता है कि पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, एक ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने क्या किया है कि रिंग के लेफ्ट साइड भी बनाऊंगा और राइट साइड भी बनाऊंगा। तो बड़ा सिंपल होता है कि पोटेंशियल का एक ही फंडा है कि सीधा सीधा डिक्रीज करता है। ठीक है, यहां पे अगर देखो, यहां पे अगर देखें तो यहां पे पोटेंशियल कितना होता है, V इक्वल्स टू 1/4πε0 सेंटर पे Q/R। और अगर किसी x डिस्टेंस की बात करें, x पे बात करें, तो V इक्वल्स टू कितना होता है, 1/4πε0 Q/√R² प्लस x²। और सेम चीज नेगेटिव साइड भी होगी, सेम चीज नेगेटिव साइड भी होगी। क्या क्लियर है क्या? ये V का ग्राफ है x के साथ, कि रिंग से x दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, तो सीधा सीधा डिक्रीज करता है। क्लियर है सबको? ये पोटेंशियल में एक डेरिवेशन ये है जो पूछा जा सकता है। अगेन अब ये 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, इसलिए सब समझ लीजिए, सब याद वाद रखने की जरूरत नहीं है। कोई तकलीफ है तो बताइए इसमें। अब आगे के जो 3 डेरिवेशन बताने वाला हूं बस दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक है, बस वैल्यू लिखना है आपको और कुछ नहीं। समझ लो कैसे आता है, वैल्यू लिख लो, काम खत्म। क्योंकि उसका वैल्यू याद होना चाहिए अपने को, तरीका याद होना चाहिए अपने को, लॉजिक ग्राफ उसका याद होना चाहिए। ग्राफ खूब पूछा जाता है उसका बताने वाला, जो बता रहे हैं। जल्दी लिख लो, से यस इफ रिटन। हो जाए तो एटलीस्ट यस कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हो गया, चलो आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग। दूसरे पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं, वो क्या है? दैट्स बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का कहानी पता है आपको? स्फेरिकल शेल का मतलब होता था कि सारा का सारा चार्ज क्या हो जाता था, बाहरी रह जाता था। शेल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फील्ड के बारे में। निधि रैंडम कर्व है, वो निधि रैंडम कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं चार्ज स्फेरिकल शेल की बात करें। इसकी कहानी हम क्या जानते थे? अंदर में फील्ड 0 होता था, ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम और आउटसाइड में क्या होता था, बार। तो मैं 3 केसेस लिखूंगा, ठीक है, आप सीधे सीधे फॉर्मूले पे फोकस करें। इसका कोई बहुत डेरिवेशन नहीं आ सकता इसका, ठीक है। तो आप इसको लिख लें, पहली बात करते हैं, और अभी तक आया नहीं है कभी भी। तो मैं बात कर रहा हूं सरफेस ऑफ स्फेयर की। तो सरफेस ऑफ स्फेयर की जब बात करते हैं तो मान लीजिए ये क्यू चार्ज है और इसका रेडियस कितना है, आर। तो पोटेंशियल एट सरफेस जो होता है, आप जानते हो इसका, आप लोगों को मैंने बताया था कि के क्यू बाई आर होता था। याद कीजिए, कंडक्शन में भी तो बताया था। तो स्फेयर का सरफेस पे कितना होता था, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर। कोई दिक्कत है क्या?
आप एक ही फिगर बनाओ और लिखते चलो सारे पॉइंट। पहला मैंने केस बताया सरफेस ऑफ स्फेयर, क्लियर है? हो गया? जल्दी। हमें इसका यूज थोड़ा पढ़ना है, इसका क्वेश्चन वेश्चन भी सॉल्व करना है ज्यादा हमें। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सब उसी का पार्ट है, आपको उसको लेके नहीं। दूसरा इनसाइड द स्फीयर, लॉजिक में बताते चलता हूं। इनसाइड द स्फीयर, ठीक है? इनसाइड द स्फीयर, लेकिन आपको तो पता है ना कि यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर की बात करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि अंदर में फील्ड जीरो होता है। अगर फील्ड जीरो होता है तो क्या आप कह सकते हो कि माइनस डीवी बाई डी आर भी जीरो होगा? और अगर माइनस डीवी बाई डी आर अगर जीरो होगा तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि पोटेंशियल जो है वो इनसाइड में कांस्टेंट रहेगा? बोलिए, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि इनसाइड में फील्ड जीरो है तो अंदर में स्फेरिकल शेल के अंदर में पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लॉजिक याद रखना है बस, ये कैसे हो रहा है। इनसाइड में हम जानते हैं कि शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो गॉस लॉ से प्रूव करेंगे तो अंदर में फील्ड जीरो होगा। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि फील्ड जरूर जीरो होगा लेकिन डीवी बाई डी आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सर डीवी बाई डी आर भी जीरो होगा तो वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अंदर सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कितना होता है? तो जो सरफेस पे होता है, जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इज इट क्लियर? क्या आप कह रहे हो कि हर जगह कांस्टेंट रहेगा और सरफेस का कह रहे हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर है, तो वही पूरा का पूरा पोटेंशियल पूरे इनसाइड के भी सारे पॉइंट पे होगा। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? लिखते चले सब लोग, और रीजन अपने को बस दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्यों हो रहा है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसको। हमें याद होना चाहिए बाकी। हम तीसरा बात कर रहे हैं, फिर से आउटसाइड द स्फीयर, यानी किसी बाहर में आर डिस्टेंस पे, ठीक है? देखो इसको लेकर ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना चाहिए। आपको फील्ड अगर निकालने को मैं दे दूं तो फील्ड आपको भी पता है कितना होता है। आपको भी पता है कि फील्ड जो होता है आउटसाइड में कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं आपको वी निकालने को दूं तो बड़े आराम से आप वी निकाल लोगे, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है? वी निकाल लोगे, डी डी बाई ई इंटू डी आर का इंटीग्रेशन। तो आउटसाइड के पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पूछता है तो वो बहुत क्लियर होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। हम सीधे सीधे सारा का सारा चार्ज आउटसाइड के पॉइंट के लिए सेंटर पे मान लेते हैं, फील्ड में भी और पोटेंशियल में भी। मान लेते हैं सारा का सारा चार्ज कहां पे? सेंटर पे और आर डिस्टेंस पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? क्यू बाई आर। इज इट क्लियर? आउटसाइड में तो कोई मसला ही नहीं है, कैसा भी स्फीयर हो आउटसाइड और सरफेस तो एक ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? क्या क्या सबको क्लियर है ये चीज? तो एक लास्ट में ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्राफ क्या होगा देखते हैं। ग्राफ आपको भी पता है कि यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट जंक्शन क्या है? सरफेस है। तो सरफेस तक अगर हम गौर से देखें, तो सरफेस तक हमारा जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R। इसके बाद हमारा पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या ये ग्राफ क्लियर है? आदर्श आउटसाइड के पॉइंट के लिए मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं आदर्श, कि आउटसाइड के पॉइंट के लिए अपना पोटेंशियल जो निकालते हैं, जैसे फील्ड निकालते हैं, हम सारा का सारा चार्ज क्या अज्यूम कर रहे थे कि ऑन द सेंटर है। आउटसाइड को लेकर के हम बहुत क्लियर मान लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है, तो डिस्टेंस कितना सेंटर से, स्मॉल आर। जितना दूर जाएगा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फील्ड भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर फील्ड होता है। पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्लियर है? तो याद क्या रखना है इसमें, लॉजिक कहां पे अलग मैटर करता है, अंदर में कांस्टेंट, सरफेस पे सेम रहेगा, और उसके बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। क्लियर है क्या? याद कीजिए, जब आपने इसका फील्ड पढ़ा था तो अंदर में फील्ड 0 था, सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर का होल स्क्वायर था, और बाहर बढ़ने पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? पोटेंशियल में अंदर में 0 नहीं होता, कांस्टेंट होता है। अब हम लोग आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, अब बात करने वाले, 3 तरह के पढ़े थे वहां भी, यहां भी 3 पढ़ेंगे। चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, जैसे ही मैं अभी आपको अगला हिंट दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा पूरा ये। चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब क्या होता है, पहले तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे, सारा का सारा चार्ज इसका कहां आ जाएगा, बाहर, सारा का सारा चार्ज बाहर हो गया। तो पहला पॉइंट आता है सरफेस ऑफ स्फेयर। सरफेस ऑफ स्फेयर का बात करते हैं तो सीधा सीधा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम वही कहानी पिछली वाली, सारा कहानी पिछला वाला ही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, सेम कहानी है ना। या तो आप हॉलो स्फेयर ले लो, या तो, भाई आदर्श तुम कहाँ रहते हो, मुझे नहीं समझ आता। क्लास जब आगे बढ़ जाता हूँ 2 मिनट बता देता हूँ, फिर तुम पीछे लेके आते हो मुझे। थोड़े अटेंटिव रह लो, या वही बोल दो कि सर थोड़ा रुक जाओ। हमारे वजह से बाकियों का फ्लो बढ़ाएगा। क्या ग्राफ समझ नहीं पाए जो खुद से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? चलो ठीक है, छोड़ो आदर्श, आगे बढ़ते हैं। सरफेस ऑफ स्फेयर की बात करते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ स्फेयर की बात करते हैं। सरफेस ऑफ स्फेयर मैंने कंडक्टर के बारे में बताया कि जो भी चार्ज आप देते हैं वो सारा का सारा चार्ज सरफेस ऑफ कंडक्टर पे आ जाता है, ठीक। अब मैंने बोला कि चलिए सरफेस ऑफ कंडक्टर पे आ गया तो पोटेंशियल कितना होगा, तो वही पुराना वाला, पिछला वाला केस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है क्या? वेर आर इज द रेडियस। तो दिक्कत है क्या? लिख लो जल्दी से। 3 केसेस हैं सरफेस, तीनों केस बिल्कुल सेम रहना है। थर्ड है डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। 3 तरह के स्फेयर्स पड़े थे। एक कंडक्टर, कंडक्टर में जैसा हॉलो हो सॉलिड हो मतलब नहीं है, सारा का सारा चार्ज बाहर रहेगा। दूसरा नॉन कंडक्टर में 2 हो सकते हैं, एक हॉलो हो सकता है, एक सॉलिड हो सकता है। हॉलो होगा तो कहीं भी चार्ज रखोगे वो सरफेस पे आ ही जाएगा। सॉलिड नॉन कंडक्टर होगा तो अलग बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से बात कर रहे हैं, हम किसी इनसाइड के पॉइंट पे बात कर रहे हैं। आर रेडियस है अपना, चार्ज सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, क्या हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज जब मेरा सरफेस पे है तो हम कह सकते हैं फिर से फील्ड तो अंदर में 0 है, फील्ड 0 है, फील्ड 0 है तो हमारा माइनस dv बाई dr भी 0 है, तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है।
इसका मतलब यहां का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा। यानी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। यानी जो पोटेंशियल एट इनसाइड किसी पॉइंट पे होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। इज दिस क्लियर? क्या ये सबका क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर में हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सेम है, पिछला वाला केस और ये केस बिल्कुल सेम है। मैं तो कह ही रहा हूं कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो कह ही रहा हूं कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल सेम चीज, दोनों केस बिल्कुल सेम है। लिख लिया जल्दी से? ये ग्राफ वगैरह खूब पूछे जाते हैं। फिर से आउटसाइड की बात करने वाले हैं, फिर से सारा का सारा चार्ज बाहर है। ये स्फेयर वाले में हमेशा याद रखिएगा, प्रॉब्लम इनसाइड होता है, सरफेस आउटसाइड नहीं होता है। सरफेस और आउटसाइड के लिए सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान लेना है बस, और कुछ नहीं। इस केस में बाहर है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। नॉर्मल सीधा सीधा बाहर में है। ग्राफ बनाते हैं इसका, बी और आर का सेम ग्राफ होगा जो अभी ड्रॉ किया था। सेम ग्राफ ड्रॉ होगा। R is equal to R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। बाहर में क्या होगा, ई फील्ड, बाहर में जो फील्ड पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इज दिस क्लियर? जल्दी लिख ले इसको। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कंडक्टर ले लो या हॉलो स्फीयर ले लो, बात बराबर है। हमारा लास्ट डेरिवेशन बच रहा है, साथ साथ ही लिखते रहे, बिल्कुल सही है। इसमें इसमें एक्चुअली क्या है ना कि रिपीट टेलीकास्ट है। सरफेस आउटसाइड जस्ट नॉनसेंस है, दिमाग नहीं लगाना उसमें। सरफेस आउटसाइड के लिए आपको कहीं भी फील्ड हो या पोटेंशियल हो, एक ही दिमाग लगाना है, सारा का सारा चार्ज मान लीजिए कि सेंटर पे है। दिक्कत इनसाइड में होती है। दिक्कत इनसाइड में होनी चाहिए सर। इसीलिए अगर आप क्लियर लॉजिक रखें तो इन सबों में हमको मेहनत नहीं करनी होती है। टॉपिक बन जाते हैं लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी है, सबको हमें दिमाग में रखना है कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे होता है काम खत्म। लास्ट डेरिवेशन पे हम आ रहे हैं, ठीक है, अगेन, ठीक है, फिर से आते हैं। इस बार हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज नॉन स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज नॉन कंडक्टर स्फेयर। चार्ज है पहला, स्फेरिकल, नॉन कंडक्टर। अब दिक्कत क्या है ना कि इसमें आप नॉन कंडक्टर लोगे और चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसका। ठीक, इसमें दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, दो लोग वेट कर रहे हैं एडमिट करने की। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए कि आपने चार्ज दे दिया,
अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा हम बात कर रहे हैं सरफेस पे यानी आर रेडियस पे, तो इस केस में भी अपने को दिमाग नहीं लगाना, इस केस में भी अपने को एज्यूम क्या करना है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। सरफेस पे तो कोई टेंशन है ही नहीं अपने को। इज दिस क्लियर? v इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। क्लियर है? सरफेस पे, सरफेस आउटसाइड नेवर एन इशू। ये क्लियर सबने? ये हमारा चौथा डेरिवेशन है। अब देखते हैं इनसाइड पे, यहां पे थोड़ा हमको फॉर्मूला एक याद रखने को कह रहा हूं, फील्ड का भी और पोटेंशियल का भी। याद रखिएगा जब नॉन कंडक्टर स्फेयर है तो इसमें पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस में सेंटर से इनसाइड के पॉइंट पे, क्योंकि फील्ड जीरो नहीं होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होगा। ये क्लियर है? कि हम जानते हैं कि इसके अंदर फील्ड जीरो नहीं होता है, हमने पढ़ा था। चलिए, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा तो कितना होगा पोटेंशियल? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन 2R क्यूब, Q अपॉन 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। कहीं कहीं ये फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है हमको। क्लियर है? तो बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्लियर है? अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कहीं कहीं तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, के लिख देते हैं KQ/2R क्यूब, KQ/2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो एक बड़ा सवाल आता है कि सर सेंटर पे कितना होगा। सेंटर का मतलब कि r की वैल्यू क्या हो जाती है 0 एट सेंटर। r की वैल्यू 0, तो इस केस में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो कितना होता है k Q अपॉन 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर, यानी कितना हो जाता है 3K Q अपॉन 2R, 3KQ अपॉन 2R। इज इट क्लियर? अगर हमारा सेंटर की बात करें तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा सेंटर पे वैल्यू जो हो जाती है वो 3KQ/2R हो जाता है। क्लियर है? यही बस याद रखना। अगर मैं इतने देर से जो बता रहा हूं उसमें एक जो स्लाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है, जो हमें थोड़ा फॉर्मूला मिस करते हैं, दिमाग से स्लिप होता है। इज दिस क्लियर? और लास्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, आउटसाइड। ये तो अगेन कुछ नहीं है इसमें, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। फिर से पोटेंशियल का फॉर्मूला बिल्कुल वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। मैंने पहले ही बोल दिया सरफेस और आउटसाइड हमारे लिए मसला नहीं है, हमारे लिए सोचने की चीज इनसाइड है। इज दिस क्लियर? इस पे बेस्ड हम लोग अगले दिन खूब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, बस एक बार रिकॉल करके आप आएंगे अगले दिन क्लास में आप। ठीक है, मैं आपको लास्ट में इसका ग्राफ बताने की कोशिश करता हूं P और R का।
ठीक है, याद रखिएगा जब r इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो जो पोटेंशियल हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 3/2 था, यानी कह सकते हैं 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन R। एक बार नहीं विषय तो भरोसा करें इस पे, 3/2 के क्यू बाई आर था, के कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। क्लियर है, ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि हमारा सेंटर पे कितना है, सेंटर पे कुछ r इक्वल्स टू आर पे अगर देखें, अगर मैं देखूं r इक्वल्स टू कैपिटल R पे देखें तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, कुछ ऐसा ऐसा, और इसके बाद तो फिर ये डिक्रीज ही करेगा, नॉर्मल है। उसके बाद ग्राफ जो हो जाता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, ग्राफ जो हो जाता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। इनसाइड में हमारा क्या हो जाता है, शुरुआत सेंटर होता है 3/8 के पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर से, और सरफेस पे आके हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और उसके बाद डिक्रीज करता है। क्या क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? दैट्स एंड फॉर डेरिवेशंस। एक बच रहा है डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालने वाला डेरिवेशन थोड़ा मेहनत करने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और उस पर हमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो वो अगले दिन करेंगे हम लोग। तो डेरिवेशन के नाम पे वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड पोटेंशियल की वजह से, और ये डेरिवेशन जोन का अगर आप देखो तो ये इसका ऑलमोस्ट खत्म ही है, 80 to 90% डेरिवेशन कर लिया है। आप इसको पूरे को आज रिवाइज करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फील लो, ठीक है, क्योंकि अगले दिन यू वुड रियली फेस सम स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस। अगले दिन क्वेश्चंस फेस करने होंगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होपफुली हम अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। हम एक बड़े टॉपिक को ऑलमोस्ट एंड करेंगे अगले दिन। चलो, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन, लेट्स मीट नेक्स्ट क्लास, रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, और अगले दिन तो अपना जो डीएसएस है वो चलेगा ही, उसका टाइमिंग मैं बता दूंगा। आप लोग क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लें, मुझे होमवर्क दिया गया वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हमें हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ठीक ठाक टाइम निकालना पड़ेगा। चलो, हैव अ नाइस डे।